हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके और हमारे दरमियान जो राब्ते और आगाही का सिलसिला है वो जारी रहे। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब रिटायर हो गए और उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की। वो मुख्तलिफ़ हवालों से ख़बरों में रहे। जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे तो भी ख़बरों में थे, और जब चीफ जस्टिस थे तो भी ख़बरों में रहे, और जब रिटायर हो गए तो फिर भी वो ख़बरों में रहे। गुज़िश्ता दिनों वो लंदन गए हुए थे, यूके में एक लॉ कॉन्फ्रेंस थी, उसको अटेंड करने के लिए। शायद कह रहे हैं कि ये जो प्रिविलेज उनको मिला पाकिस्तान की तारीख़ में किसी चीफ जस्टिस को नहीं मिला है ऐसे फोरम से बातचीत करने का। तो वो वहाँ गए हुए थे, और यहाँ से जो ट्रोलिंग पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान में जो ऑलमोस्ट कल्चर बन गया है कि अपने मुखालफिन को वो ना मुल्क में छोड़ते हैं सुकून से और ना बाहर छोड़ते हैं, और ज़्यादा ये सहरा और खासा जो है वो पीटीआई को जाता है, क्योंकि गुज़िश्ता 8-10 सालों से पीटीआई ने जो कल्चर बनाया हुआ है उसमें पाकिस्तान की सियासत के जो वैल्यूज़ हैं और डायनामिक्स हैं वो आल टुगेदर तब्दील हो गए हैं। और अब सियासत में वो शाइस्तगी और वो एहतराम और उस तरह जो लैंग्वेज होती है पॉलिटिक्स की, वो रिवायती तौर पर नहीं रही और बड़ी पॉल्यूटेड हो गई है। और हमने यही देखा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब उस फोरम से बातचीत करने के बाद जब शायद वापस आ रहे थे, और यूके तो ऐसी सोसाइटी है वहाँ कोई बड़ा प्रोटोकॉल नहीं होता, लोग किसी मोटर ब्रिगेड में नहीं जाते, तो आम आदमी की तरह वो जा रहे थे तो उनकी गाड़ी को रोका गया, फेंड किया गया, और उसी तरह की गालियाँ और लान तान जो वाक़या उनके साथ एक बेकरी में हुआ था वही सीन था। तो आप उससे समझ सकते हैं कि ये जो कल्चर है और मिजाज है किस पार्टी ने ये पैदा किया है, और वो अभी तक चल रहा है। अब बड़ी बातें हुई कि मुल्क में जो ये कल्चर लाने वाले हैं उन्होंने 9 में किया, उनके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई होगी। रियासत ने कहा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा कि 9 मई में इर्रेफ्यूटेबल यानी ना झुटलाने वाले सबूत हैं और उन सारे लोगों को पकड़ा जाएगा, ग्रिल किया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि ओवर द ईयर्स 2 सालों में 2.5 सालों में वो सारे लोग बाहर आते गए, और जैसे उन लोगों को शह मिल गई। अब भी सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग ब्रिगेड है वो किसी को माफ़ नहीं करती, और वो कल्चर रोज़ाना परवान चढ़ रहा है। तो उसी की एक मैनिफेस्टेशन थी। लग इस तरह रहा है कि ऐसे जो लोग हैं और ऐसा कल्चर है जो अनफॉर्चुनेटली हमारी रियासत और हमारी सियासत से पैदा हुआ, और इस पर बहुत बड़ा खर्चा किया गया था, क्योंकि जिस तरह के आदाद शुमार आते हैं कि ये जो 5th जनरेशन वारफेयर के सिपाही थे या ट्रोलर्स थे, इनको सरकारी पैसों से पाला गया था, और इनका बहुत बड़ा नंबर जो है वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है। और सोशल मीडिया पे आप जो भी नाजेबा किस्म की कैंपेन देख रहे हैं जिसका ना सर है ना पाँव है, वो चलता रहता है। और काजी फ़ायज़ ईसा जो जजेस में से हैं वो उनका बड़ा निशाना रहे, तब भी जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, और जब चीफ जस्टिस थे तो भी डंके के चोट पर उनके ख़िलाफ़ वो सारे इल्ज़ामात थे, और अब भी उनके ख़िलाफ़ वो ट्रोलिंग शुरू है। और इस तरह लग रहा है कि ये केस भी ऐसे माजी का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि वो बरतानिया में हुआ है, और पाकिस्तान की सरकार जब अपनी सॉइल पर किसी के साथ बदतमीज़ी या इस तरह की हुल्लड़बाजी या 9 मई जैसे वाक़यात जो हैं उनको कटड़े में नहीं ला सकी, तो इंग्लैंड की सरज़मीन पर होने वाली बदतमीज़ी एक चीफ जस्टिस के साथ वो कैसे कर पाएंगे। खैर, ये तो उमूमी बातें थी जो वाक़यात थे। आज के प्रोग्राम का जो हमारा मेन मकसद है वो एक थोड़ा सा तकाबली जायज़ा है, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो है उनका ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से था, और बलूचिस्तान से एक और बड़े जो चीफ जस्टिस हैं जिनका बड़ा नाम रहा चौधरी इफ्तिकार, वो भी बलूचिस्तान से थे। 2 चीफ जस्टिस बलूचिस्तान ने दिए, लेकिन दोनों का जो पस मंज़र, कंडक्ट और उनके हिस्से में जो नेकनामी और बदनामी है वो उनके किस्से अलग हैं। इफ्तिकार चौधरी साहब को जो पैट्रोनेज मिली थी वो नवाब अकबर बुगटी के ज़माने से मिली थी। वो लॉ ऑफिसर थे, अटानी थे, उसके बाद वो प्रोमोट हो गए, क्योंकि कोयटा में बलूचिस्तान के उमूमी हमारे जो सेटलर हैं पंजाबी स्पीकिंग या उर्दू स्पीकिंग, उनकी बड़ी ज़्यादा कुर्बत थी नवाब अकबर बुगटी के साथ। तो इफ्तिकार चौधरी साहब भी नवाब साहब की दरबार में आया जाया करते थे, और उनकी खुशनुदी के लिए जिस तरह उनका अपना करैक्टर था उस ज़माने में, तो नवाब साहब ने उनको प्रोमोट करके बलूचिस्तान की हाई कोर्ट में लाए, और उसके बाद वो चीफ जस्टिस हो गए। और इस तरह उनकी एक हिस्ट्री बनती है, वो आगे जाकर
पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसके चीफ जस्टिस बन गए। और परवेज़ मुशर्रफ का जो ज़माना था उसमें वो जब इमरजेंसी लगी उनको हटाया गया। तो बाद में जो तहरीक चली, गो के उसके बड़े डायमेंशन है, वो किस तरह चली, तहरीक के पीछे कौन था, उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो डिवाइडेड थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ एक बेचैनी थी खुद इस्टेब्लिशमेंट में। तो वहाँ से वो उनकी जो है पैट्रोनेज हुई और वो उभर कर एक लीडर के तौर पर या अदलिया बहाली की तहरीक के सिंबल बन गए। पूरा पाकिस्तान की सियासी पार्टीज़ और बाकी जो लोग थे उनके पीछे लग गए। मोहतरमा उस वक्त ज़िंदा थी, उन्होंने भी बड़ी सपोर्ट की। गो कि वो बड़ी कैलकुलेटेड थी इस मूव में, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ बिल्कुल उनके आउटराइटली पीछे थी। और बाकी पार्टीज़ और जितनी बार काउंसिल्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान की अदलिया में, वो बड़े उनके साथ थे। हमारे कुर्द साहब जो हैं वो बलूचिस्तान से बड़े एक्टिव थे। एतजाज़ हसन जो वकला के लीडर माने जाते थे वो उनके साथ थे। हामिद खान, बाकी नेम इट, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल और सारे जो बड़ी बड़ी बार की बॉडीज़ हैं उनके पीछे थे। और उस वक्त वो जानिसारों के यानी गलबे में थे, वो जानिसारों के साथ चलते थे, ट्रैफिक रुक जाते थे। इफ्तिखार चौधरी साहब आते थे तो 2-2 दिन लगते थे उस शहर में उनके पहुंचने और तकारीर करने में। उस वक्त की मीडिया उनके इंतज़ार में थी, तो उनको बड़ा बनाया गया और ये पेश किया गया कि एक बड़ी तारीख़ी तहरीक इवाल्व हो रही है और जिसके आने के बाद पाकिस्तान की अदलिया का जो पूरा नक्शा है वो बदल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि उस तहरीक की बहाली और जजेस की बहाली के बाद इफ्तिखार चौधरी जब दोबारा से चीफ जस्टिस बन गए तो वो एक आमिर के तौर पर इवाल्व हुए और उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया को पहले से ज़्यादा प्रागंदा किया और वो अपनी ज़ात में डिक्टेटर बन गए। और वो जो हमारे इंतज़ामी इदारे हैं, एग्जेक्टिव है, उन पर उनका हुक्म चलता था। उनका जो सो मोटो का अख्तियार था उस ज़माने में, वो इतना ख़तरनाक और ब्लाइंड था कि वो अपनी मर्ज़ी से उसको अख्तियार को इस्तेमाल किया करते थे। वो बलूचिस्तान से थे, लेकिन इस ज़मीन को उन्होंने बड़े अनमिट किस्म के ज़ख़म दिए। ख़ास तौर पर जो रिकॉर्डिंग का इशू था उसको इतना स्पॉइल किया कि बाद में जाकर उनके फ़ैसलों की वजह से पाकिस्तान ने और बलूचिस्तान ने सफ़र किया। और रिकॉर्डिंग का एक बहुत ही बड़ा जो गोल्ड और कापर का प्रोजेक्ट था उसमें अरबों डॉलर का पाकिस्तान को पेनल्टी हुई और वो पूरा प्रोजेक्ट पीछे चला गया और बलूचिस्तान को उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और आज दोबारा से वो रिवाइव हुआ है, लेकिन एक बड़ा अरसा 15 साल बलूचिस्तान ने और पाकिस्तान ने सफ़र किया। इसी तरह स्टील मिल और बाकी फ़ैसले थे हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़। आपने देखा कि वो बंदा कितना आमिर बन चुका था कि उसने एक वज़ीर आज़म को घर भेजा। उस वक्त ही हुकूमत है उसके पीछे पड़ गए थे, उसको काम नहीं करने देते थे। और इस तरह उनके जो तहरीकी वकील थे वो खुद एक माफिया बन गए। तो इफ्तिखार चौधरी बलूचिस्तान से एक ऐसा किरदार इवाल्व हुआ जिसकी जो मेकिंग और अपब्रिंगिंग तो बड़ी ज़बरदस्त थी, पूरा मुल्क उनके साथ था। लेकिन वो बाख्तियार बनने के बाद, बहाल होने के बाद एक तारीख में विलन साबित हुए और उन्होंने पूरे सिस्टम को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान दिया। और उनके जो सारे जानिसारान थे वो अपने अपने वक्त में अपने जो है फ़वाइद लेकर उसके बाद गायब हो गए। उन्होंने कौम से माफ़ी भी नहीं मांगी। तो एक ये ब्लैक पीरियड था एक ऐसे बंदे का जो फ्राम नोवेयर एक बना था और बाद में वो एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बन गया, लेकिन उन्होंने बलूचिस्तान को और पाकिस्तान को कुछ भी नहीं दिया था। उसके बरक्स काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो थे वो बड़े लो प्रोफाइल थे। वो कारपोरेट सेक्टर के वकील थे, कराची में प्रैक्टिस करते थे। तो मुशर्रफ ने जिस ज़माने में जुडिशरी को ख़त्म किया तो उस वक्त बलूचिस्तान की अदलिया बिल्कुल खाली हो चुकी थी। काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने आखिरी जो उनका फुल कोर्ट रेफरेंस था उन्होंने भी बात की, उन्होंने अलविदाई जो था कि मैं वहाँ प्रैक्टिस कर रहा था तो परवेज़ मुशर्रफ ने मुझे कहा, परवेज़ मुशर्रफ नहीं बल्कि इफ्तिखार चौधरी ने उस वक्त कहा कि भाई बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका है, आप आएँ और ये जगह संभालें। तो वो एक लो प्रोफाइल से जज बने और बाद में हमें पता है, बलूचिस्तान वाले जानते हैं कि उनके जो फ़ैसले हैं वो बड़े ज़बरदस्त थे। ख़ास तौर पर 8 अगस्त का जो वाक़या था जिसमें बलूचिस्तान की क्रीम वकला की शहीद हो गई थी और उस वाक़े की जो रिपोर्ट थी वो काजी फ़ायज़ ईसा ने ना सिर्फ लिखी बल्कि वो एक तारीख़ी डॉक्यूमेंट है। क्योंकि हमारा हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है, हम लोगों के जो दिलेराना और अच्छे इक़दाम हैं वो जल्दी भूल जाते हैं। वो एक बेहतरीन किस्म की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने
बलूचिस्तान की जो मखसूस सूरत हाल है, सियासी समाजी और लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है, उस पर बड़ा एक तारीखी किस्म के नोट लिखे और जो फैसला लिखा था वो भी अपनी जगह तारीखी था। अगर उस पर अमल होता तो बलूचिस्तान के बहुत सारे दर्द जो हैं वो ख़त्म हो सकते थे। वो एक बहादुर आदमी थे, उन्होंने ये फ़ैसला लिखा, उनको नताइज भुगतना पड़े। और ये भी यहाँ ज़बान ज़द आम है कि उनकी चैम्बर में नामालूम लोग बैठ गए थे और उनको कहा था कि भाई हमें पता है आप कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं, और हम आपके चैम्बर में अगर आ सकते हैं तो आपको कहीं भी पहुँच सकते हैं और आप इस तरह के फ़ैसले मत लिखें। तो ज़ाती तौर पर एक वो करेजस आदमी थे उनके करैक्टर में। वो जब यहाँ से प्रोमोट होकर सुप्रीम कोर्ट में गए तो आपको फैज़ाबाद धरना जो है उसका तारीखी केस है, उसकी जो रिपोर्ट थी वो काजी फ़ायज़ ईसा ने लिखी थी, जो खुद एक लैंडमार्क थी। और उसके नतीजे में फिर इमरान खान के पूरे दौर में उनको जो प्रोसिक्यूशन का और जो मज़ालिम का सामना करना पड़ा, वो वाइफ समेत कोर्टों में रगड़े गए, उनका एहतसाब हुआ कड़ा, अपने भाई जजेस ने उनको किस तरह ड्रैग किया और बाद अरेस्ट स्टोरी उनकी किस तरह मिसेज उनको डिफेंड करती रही। दूसरी बात यह है कि काजी फ़ायज़ ईसा अपने कंडक्ट में बड़े ही डेमोक्रेटिक और प्रो वोमन है। वो जिस तरह अपनी मिसेज को रिगार्ड करते हैं और आखिरी तकरीर में भी उन्होंने कहा, वो ही उनके बड़ेपन का सबसे मुजाहरा है कि वो अपनी अप्रोच में बड़े डेमोक्रेटिक और प्रो वोमन है, जिस तरह उनका अप्रोच और एटीट्यूड है। और किसी तरह भी वो शाउनिज़म या इस तरह का शिकार नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी विलियंस को और ज़्यादातर बात करने वाले लोगों को जो अपना इश्तिहार और पोस्टर लगाकर अपनी पब्लिसिटी करते हैं, दूसरों लोगों से करवाते हैं, जिनको जानिसारान की एक झूठी फ़ौज होती है, वो जल्दी सोसाइटी में हीरो बन जाते हैं, लेकिन असल में वो ज़ीरो होते हैं। काजी फ़ायज़ ईसा अपने करैक्टर में एक लो प्रोफाइल आदमी था, लेकिन उनके फ़ैसले और उनकी जो बातें हैं वो हमेशा लैंडमार्क रहेंगी और ऐसे लोग हमेशा हिस्ट्री में ज़ेरे अताब रहे हैं। जिस तरह काजी साहब अपने दौर में रहे, चीफ जस्टिस के ज़माने में रहे और उसके बाद रहे हैं। तो हमने कहा कि बलूचिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि वहाँ से जो मुख्तलिफ दो करैक्टर रखने वाले जजेस थे वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और किस तरह उनकी कंडक्ट थी, उनका एक तकाबली जायज़ा किया जाए। अब ये है कि पाकिस्तान में अच्छाई का जो सर्टिफिकेट है वो एक ही इदारा जारी करता है, जिसका नाम आजकल पीटीआई है। पीटीआई जिसको ईमानदार समझे वही ईमानदार है। अगर उनकी नज़र में जो बेईमान है, मुल्क दुश्मन है, और वो सर्टिफिकेट जारी करें तो पूरी जो ट्रोलिंग ब्रिगेड है उनके पीछे पड़ जाती है। तो काजी फ़ायज़ ईसा अनफॉर्चुनेटली अपने करैक्टर में डेमोक्रेटिक होने के बावजूद और लॉ अबाइडिंग होने के बावजूद और कानून के मुताबिक बहुत सारे फ़ैसले देने के बावजूद तारीख़ में इस तरह मलाइन हो रहे हैं, क्योंकि तारीख़ में जो इंसाफ करने वाली जो इस वक्त फैक्ट्रीज़ हैं वो ख़ुद इस तरह के मोटिवेटेड हैं, इस तरह बिल्ट इन है कि वो अखलाक को और लॉ लवनेस को और बाकी चीज़ें फेयरनेस को वो नहीं करती, बल्कि उनके साथ जो वफ़ादार है, उनके कंडक्ट की जो तारीफ़ करता है वही बड़ा आदमी है। तो काजी फ़ायज़ ईसा उसी पैमाने का शिकार होकर रह गए और उनकी जो अच्छाई थी तारीख़ में वो मादूम पड़ गई है, क्योंकि हिस्ट्री तो सबके साथ इंसाफ करती है। हमने कहा हम थोड़ा बहुत इस जाविये से उनको याद कर लें, क्योंकि बलूचिस्तान जैसे सूबे से पैदा होने वाले एक लो प्रोफाइल चीफ जस्टिस ने कोई बड़ा इनकलाब तो बर्पा नहीं किया, लेकिन कंपैरिजन में वो एक मुनासिब और बैलेंस किस्म के आदमी थे और तारीख़ उनको ज़रूर याद करेगी। तो हमने कहा हम भी उनको थोड़ा ट्रिब्यूट दे दें और हम भी उनको याद करें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।